स्टूडेंट हॉरिजॉन्टल मैथ स्प्रिंग सिस्टम पे प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। प्रॉब्लम ये है कि एक ब्लॉक है जिसका मैस 4 kg है और ये एक स्प्रिंग के साथ अटैच है और स्प्रिंग को एक्सटेंड करता है 0.16 मीटर तक उसकी अनस्ट्रेच्ड पोजीशन से। ठीक है, यानी कि नॉर्मल फॉर्म में, नॉर्मल हालत में था स्प्रिंग, और उसको इसके साथ जब हमने ये मैस जो था अटैच किया तो उसकी वजह से ये स्ट्रेच हो जाएगा, स्प्रिंग स्ट्रेच हो जाएगा। The block is removed and a 0.5 kg body is hung from the same spring। अब ये हुआ कि हमने वो वाला ब्लॉक रिमूव कर दिया और एक और बॉडी जो थी जिसका मैस 0.50 kg था उसको हमने स्प्रिंग के साथ अटैच कर दिया। इफ़ द स्प्रिंग इज़ नॉट स्ट्रेच्ड एंड रिलीज्ड, अब अगर हम जो है उस स्प्रिंग को स्ट्रेच करें यानी कि खींचें और फिर उसके बाद छोड़ दें, तो व्हाट इज़ इट्स पीरियड ऑफ वाइब्रेशन। तो हमने कैलकुलेट करना है उसका पीरियड ऑफ वाइब्रेशन, इनके टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है। ठीक, तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि सिचुएशन हमारे पास एक्चुअली किस किस्म की है। तो इसको अगर हम जो है वो वर्टिकली लें या हॉरिजॉन्टली लें, जैसे कि हमने जब टॉपिक डिस्कस किया था हॉरिजॉन्टल मैथ स्प्रिंग सिस्टम के लिए, तो हमने कहा था कि वर्टिकल हॉरिजॉन्टल दोनों के लिए सेम जो है क्वांटिटीज़ और सेम सिचुएशंस अप्लाई होंगी। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे हम हॉरिजॉन्टल मैथ स्प्रिंग सिस्टम को अगर वर्टिकली भी कंसीडर करें तो हमारे पास केस एक जैसा ही होगा। तो यहाँ पे हम जो है वो इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं वर्टिकल मैथ स्प्रिंग सिस्टम के केस में। ठीक है, पहले तो हमने एक ब्लॉक जो था अटैच किया, ठीक है, जिसका एक मैस जो था वो 0.4 kg था। अब इसकी वजह से क्या हुआ, डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लगी जिसकी वजह से मैस जो था, और अच्छा फोर्स कितनी लगेगी हम जानते हैं कि इस मैस के वेट के बराबर यानी कि mg के बराबर लगेगी। सही, तो उसकी वजह से ये स्प्रिंग जो है स्ट्रेच होगा। अब कितना स्ट्रेच होगा तो ये डिपेंड करेगा इस स्प्रिंग के स्प्रिंग कांस्टेंट पे। तो एक्चुअली हमें स्प्रिंग कांस्टेंट ही नहीं दिया गया, लेकिन हमें जो है वो ये फोर्स और इस फोर्स के अंदर जो डिस्प्लेसमेंट है वो दिया गया है, यानी कि इसमें जो स्ट्रेचनेस प्रोड्यूस हो रही है स्प्रिंग में, जो इसकी लेंथ में इंक्रीज आ रहा है वो हमें गिवन है 0.16 मीटर। और हम इन्हीं चीज़ों को यूज़ करते हुए हम पहले स्प्रिंग कांस्टेंट फाइंड आउट करेंगे। जब हम स्प्रिंग कांस्टेंट फाइंड आउट कर लेंगे तो फिर उसके बाद हम जो हमने टाइम पीरियड फाइंड आउट करना है वो हम स्प्रिंग कांस्टेंट की मदद से फाइंड आउट करेंगे। तो चले सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, इस प्रॉब्लम को। और सबसे पहले हम डाटा लिख लेते हैं, हमारे पास डाटा क्या गिवन है। तो डाटा में हमारे पास सबसे पहले एक जो मैस है m1, इसको हम रिप्रेजेंट कर देते हैं। वो गिवन है ब्लॉक, जिस ब्लॉक का मैस m1, ठीक है, वो कितना है, वो 4.0 kg है। तो ये मैस हमें गिवन है पहले। अब इस मैस की वजह से जो फोर्स प्रोड्यूस हो रही है और उसकी वजह से जो डिस्प्लेसमेंट मीन पोजीशन से प्रोड्यूस हो रहा है स्प्रिंग का, यानी कि उसमें जो स्ट्रेचनेस यानी कि उसमें उसकी लेंथ में जो इंक्रीज आ रहा है वो एक्स से हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं, और 0.16 मीटर जो है ये हमें गिवन है। ठीक है, इसको x1 रिप्रेजेंट कर लेते हैं। अब हमने सबसे पहले तो k फाइंड आउट करना है। अच्छा, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि k हमने फाइंड आउट करना है स्प्रिंग कांस्टेंट, और इससे फिर आगे हम पीरियड ऑफ वाइब्रेशन का कैलकुलेट करेंगे। अच्छा, मज़ीद डाटा हमें ये गिवन है कि हम एक और ब्लॉक इस ब्लॉक को रिमूव करके जब एक और मैस जो है लटकाया जाता है जिसको हम m2 से रिप्रेजेंट कर देते हैं, और ये है हमारे पास 0.50 kg। ठीक है, ये है। तो इसके बाद जो है इसको छोड़ दिया जाता है स्प्रिंग को, यानी कि रिलीज़ कर दिया जाता है। मैस लटकाने के बाद उसको स्ट्रेच करके छोड़ दिया जाता है, तो उससे क्या होता है, वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती है। अब हमने उस वाइब्रेशन का टाइम पीरियड फाइंड आउट करना है, टी फाइंड आउट करना है हमने। तो सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं, और सॉल्यूशन में हम सबसे पहले यही डिस्कस करेंगे कि स्प्रिंग कांस्टेंट हमने कैसे फाइंड आउट करना है। तो अच्छा, फिर हम जानते हैं अगर हम फर्स्ट डाटा यूज़ करें यानी कि m1 x1, तो हम जानते हैं हुक्स लॉ के मुताबिक हमने जब एक मैस इसके साथ लटकाया था स्प्रिंग के साथ, तो इस पे एक फोर्स अप्लाई हुई थी। ठीक है, तो वो फोर्स हम हुक्स लॉ की मदद से फाइंड आउट कर सकते हैं। और वो किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, हम जानते हैं कि हुक्स लॉ के मुताबिक F इज़ इक्वल टू के एक्स। ठीक है, यहाँ से हमने कैलकुलेट क्या करना है, हमने के कैलकुलेट करना है। अच्छा, F जो है ये वेट के बराबर है, हमने पहले भी बात की थी कि F जो है ये वेट के बराबर है, इस ब्लॉक के वेट के बराबर। तो वेट हम mg से फाइंड आउट करेंगे, तो हमारे पास फिर इसी इक्वेशन को अगर हम मॉडिफाई करें k के लिए, तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी k इज इक्वल टू k जो कि स्प्रिंग कांस्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, k इज इक्वल टू f ओवर x। ठीक है, f ओवर x, और f की जगह mg हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास k आ जाएगा m1g
क्योंकि फर्स्ट मैथ्स के लिए जो है वो हमें डिस्प्लेसमेंट गिवन है, सेकंड मैथ्स के लिए नहीं है, तो फर्स्ट मैथ्स को यूज़ करते हुए हम स्प्रिंग कांस्टेंट फाइंड आउट करेंगे। तो x1 यूज़ करेंगे यहाँ पे फर्स्ट मैथ्स जो कि ब्लॉक का है उसके मुताबिक ये डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस हो रहा था x1। तो अब वैल्यूज़ पुट करते हैं और फाइंड आउट करते हैं कि के की स्प्रिंग कांस्टेंट की क्या वैल्यू आती है। तो हमने देखा था कि मैथ्स जो हमें गिवन है वो 4 kg गिवन है, और अच्छा 4.0 kg ये गिवन है हमें, और मल्टीप्लाइड बाय ग्रेविटेशनल एक्सलेरेशन जो कि हमारे पास 9.8 इंटू 10 पर 9.8 मीटर पर स्क्वायर ऑफ सेकंड होता है। और फिर हमें जो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे गिवन है वो है जी 0.16 मीटर, 0.16 मीटर। और जब स्टूडेंट्स मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो कैलकुलेटर की मदद से मैंने इसे सॉल्व किया और मेरे पास स्प्रिंग कांस्टेंट की जो वैल्यू आ जाती है, के की वैल्यू जो आ जाती है वो आती है 39 पॉइंट सॉरी 245। अच्छा यूनिट की बात करते हैं, हम इसके यूनिट भी बैलेंस आउट करके देखते हैं क्या बनेंगे हमारे पास। तो इसके यूनिट हमारे पास यहाँ से केजी आ जाएंगे, ठीक है, किलोग्राम। और फिर हम देखते हैं कि इसके साथ यहाँ से मीटर पर सेकंड पर स्क्वायर ऑफ सेकंड आ जाएगा, और नीचे मीटर है तो मीटर से कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास किलोग्राम पर स्क्वायर ऑफ सेकंड आ जाएंगे। और ये स्प्रिंग कांस्टेंट के यूनिट हम यही वाले यूज़ करेंगे। अच्छा यहाँ पे हम ये वाले यूनिट क्यों यूज़ करें जबकि हमने वैल्यू तो यहाँ पे लिखी नहीं है। हम वैल्यू पहले लिख लें 245 किलोग्राम पर स्क्वायर ऑफ सेकंड नॉर्मली। अच्छा हम यहाँ पे ये यूनिट रिप्रेजेंट कर रहे हैं किलोग्राम पर स्क्वायर ऑफ सेकंड, जबकि नॉर्मली हम देखते हैं इस इक्वेशन के मुताबिक कि के यूनिट हमारे पास आते हैं न्यूटन पर मीटर, ठीक है। फोर्स जो कि न्यूटन को जिसके यूनिट न्यूटन होते हैं, और एक्स जिसके यूनिट मीटर में हैं, तो ये न्यूटन पर मीटर आते हैं। तो फिर क्या ये न्यूटन पर मीटर जो हैं ये किलोग्राम पर स्क्वायर ऑफ सेकंड के बराबर हैं? ये हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं ताकि हमें क्लियर हो कि वाकई जो हमने यूनिट लिखे हैं ये भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो चेक करते हैं जी न्यूटन पर मीटर को कि क्या ये किलोग्राम पर स्क्वायर ऑफ सेकंड आ सकते हैं। अच्छा तो इसको हम फिर इस तरह से न्यूटन पर यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं न्यूटन पर मीटर को, और फिर यहाँ पे हम न्यूटन को जो है वो ओपन करते हैं बेसिक यूनिट्स में, किलोग्राम मीटर पर स्क्वायर ऑफ सेकंड, और नीचे भी मीटर। अब आप देख रहे हैं कि मीटर से कैंसिल आउट होके हमारे पास बाकी क्या बचा, किलोग्राम पर स्क्वायर ऑफ सेकंड। तो इसका मतलब ये है कि हमने जो यूनिट जो लिखे हैं स्प्रिंग कांस्टेंट के लिए वो भी बिल्कुल ठीक हैं, ठीक है, यानी कि किलोग्राम पर स्क्वायर ऑफ सेकंड। अब हम जो है वो आगे अपनी प्रॉब्लम को आगे बढ़ाते हैं, और अब हमने फाइंड आउट करना है टाइम पीरियड, ठीक है, पीरियड ऑफ वाइब्रेशन टी फाइंड आउट करना है। तो ये इसका फार्मूला है हमारे पास 2 पाई इंटू स्क्वायर रूट ऑफ m ओवर के, m जो कि मैस है और k जो कि स्प्रिंग कांस्टेंट हमने फाइंड आउट किया है। लेकिन अब क्योंकि हमने वाइब्रेशन जो दी है वो सेकंड मैस के लिए दी है तो इसलिए m2 यूज़ करेंगे हम, ठीक है। तो उसके लिए वाइब्रेशन हमने दी है तो उन वाइब्रेशन का हम टाइम पीरियड फाइंड आउट करेंगे, जबकि स्प्रिंग कांस्टेंट जितना हम फर्स्ट केस में था उतना ही स्प्रिंग कांस्टेंट सेकंड केस में रहेगा, क्योंकि हमने स्प्रिंग चेंज नहीं किया, स्प्रिंग वही है तो उसका स्प्रिंग कांस्टेंट भी उतना ही रहेगा। मैथ्स हम चाहे जो मर्जी लटका लें इसके साथ। अच्छा फिर हम पाई की वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं जो कि है 3.14, ठीक है, और इसके बाद बाकी वैल्यूज़ पुट करते हैं स्क्वायर रूट में। मैथ्स m2 की वैल्यू है हमारे पास, हम ज़रा चेक कर लेते हैं, 0.50 kg है, आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये हम सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं यहाँ पे 0.50 kg, ठीक है। और स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू जो हमारे पास आई है यही है 245 kg पर स्क्वायर ऑफ सेकंड, ठीक है, पर स्क्वायर ऑफ सेकंड। तो सॉल्व करेंगे तो हमारे पास टाइम पीरियड के लिए जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी, कैलकुलेटर की मदद से हम सॉल्व कर लेते हैं और हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी 0.28। अब हम यूनिट्स को भी अब चेक करते हैं, क्योंकि हमने टाइम फाइंड आउट किया है तो सेकंड इसके यूनिट आने चाहिए, तो चेक करते हैं कि सेकंड बनते हैं या नहीं। तो आप इसी में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे किलोग्राम से कैंसिल आउट हो जाएंगे, पर सेकंड स्क्वायर बच जाएंगे, ये ऊपर जाके स्क्वायर सेकंड हो जाएंगे, और जब उसका इस स्क्वायर ऑफ सेकंड का स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास सेकंड बच जाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि टाइम के यूनिट आ रहे हैं हमारे पास सेकंड, तो इसका मतलब ये है कि हमने जो कैलकुलेशन और फार्मूला जो है वो यूज़ किया है वो बिल्कुल ठीक तरीके से यूज़ किया है। तो ये हमने टाइम पीरियड फाइंड आउट कर लिया एक मैस स्प्रिंग सिस्टम का जब वो ऑसिलेट कर रहा है।